लास्ट क्लास में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे और हमने रेजोनेंस की कंडीशन की बात करी थी। देखा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक आरएलसी सर्किट की क्या होती है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। और इस कंडीशन में क्या होता है बेटे कि एक गिवन आरएलसी सर्किट जो है उसमें से फ्लो करने वाला करंट की पीक वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, राइट। अब देखिए, हम यहाँ पे एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं। क्या कंसेप्ट ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो देखो बच्चों, जैसे अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा ग्राफ? पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। और जो मैक्सिमम पावर हमें मिलेगी, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो इफ आई आर एम एस इज मैक्सिमम, पावर विल ऑल्सो बी, वो कुछ इतना हो। किस फ्रीक्वेंसी पे आएगी ये? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी पर आएगी। तो अगर मुझे पी मैक्स अगर लिखना है तो पी मैक्स होगा कितना? आई आर एम एस को क्या लिखते हैं बच्चों? पी आर एम एस बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। ये मैक्सिमम पावर हो जाएगी। तो मैक्सिमम पावर के केस में क्या है, जेड को मेरे को रखना है किसके बराबर? आर के बराबर। पी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी पी आर एम एस का होल स्क्वायर बाई आर। ये मैक्सिमम पावर। अब देखो क्या है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इतनी पावर आउटपुट हमें मिलती है सर्किट से। हमें वो फ्रीक्वेंसीज पता लगानी है कि जिसके लिए पावर आउटपुट जो हो जाए वो हाफ ऑफ
मैक्सिमम पावर आउटपुट। I have to calculate those frequencies for which power output of a given RLC circuit is half of maximum power that can be obtained. तो बेसिकली P max by 2 कितना हो जाएगा? P RMS का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैं Z के टर्म्स में क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? P RMS बाय Z का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। ये वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने। देखो ये पावर आई मैक पावर जो होता है वो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर होता है। आई आर एम एस को लिख दिया वी आर एम एस बाई जेड। किसी भी जनरल पावर को ऐसे लिख सकते हैं। और इसको मैंने किसके बराबर कर दिया? पी मैक्स बाई 2 के बराबर कर दिया। तो क्या होगा बेटे, यहां से हमें क्या मिल जाएगा? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2R। दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इम्पीडेंस जो है वो √2 टाइम्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो क्या होगा? पावर आउटपुट जो है वो मैक्सिमम की आधी मिलने लग जाएगी। अब इम्पीडेंस कितना होता है बेटे? √R² प्लस एक्स, ये बराबर होना चाहिए 2R, सॉरी √2R। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा? R² प्लस x² बराबर होना चाहिए 2R², यानी x² बराबर होना चाहिए R² के, यानी x बराबर होना चाहिए किसके? R। रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट मस्ट बी इक्वल टू R। अब रिएक्टेंस को कैसे लिखते हैं, देखो अगले पेज पे देखते हैं। ओमेगा C -1/ओमेगा L, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वो होता है रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। और हम चाहते हैं कि ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? R के बराबर, फॉर हाफ पावर अब। इसका मतलब क्या हो गया बेटे? ओमेगा C -1/ओमेगा L, ये बराबर हो जाना चाहिए प्लस माइनस R। एक बार कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा हो जाए और एक बार इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा हो जाए, तो देखो हमारे पास इक्वेशन कैसी बन जाएगी? ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी -1
ये बराबर हो जाना चाहिए प्लस माइनस ओमेगा इंटू आर एल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी प्लस ओमेगा आर एल -1 इक्वल टू 0, या ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस ओमेगा आर एल -1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब जैसे पहले इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लें अगर अपन, तो इसके क्या क्या रूट्स मिलेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, तो प्लस 4lc हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो इसमें से क्या होगा, ये माइनस साइन वाला सॉल्यूशन तो हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ओमेगा की जो एक वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 4lc माइनस आर एल डिवाइडेड बाई 2l। ये ओमेगा की एक वैल्यू आएगी जो हम एक्सेप्ट करें। उसी तरह से इस वाली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4a डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हो जाएगा आर एल प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 4lc डिवाइडेड बाई 2lc। अब इसमें देखो ये जो माइनस वाला है इसको हमें रिजेक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि वो नेगेटिव ओमेगा में दे देगा। तो ओमेगा की जो एक और वैल्यू मेरे को मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 4lc प्लस आर एल डिवाइडेड बाई 2l। और ये लोअर वाला ओमेगा है, ये हायर वाला ओमेगा है ना। इसमें इस वाले ओमेगा में क्या है, एक्स सी एक्सएल से बड़ा हो। ओमेगा कम होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो, और इस केस में क्या है, एक्स सी एक्सएल से छोटा हो। ठीक है, ये दो ओमेगा मेरे को मिल गए हैं जिनके लिए क्या है बच्चों, जिनके लिए आरएलसी सर्किट का जो पावर आउटपुट है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट। फॉर दीज टू एंगुलर फ्रीक्वेंसीज पावर आउटपुट ऑफ आरएलसी सर्किट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी शॉर्ट में बोल देते हैं। अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, क्वालिटी फैक्टर। देखो बेटे ध्यान दो, हमने कहा था कि भाई ये जो सर्किट है रेजोनेंस वाला, इसको हम
फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर सर्किट की तरह से यूज करते हैं, यूज इट एज अ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर सर्किट। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टर सर्किट का मतलब क्या है कि अगर कई सारी फ्रीक्वेंसीज के वोल्टेज प्रेजेंट हैं तो उनमें से क्या होगा, किसी एक फ्रीक्वेंसी का करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो कर पाएगा या किसी एक फ्रीक्वेंसी का पावर आउटपुट ये सबसे ज्यादा दे देगा। वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 1/2 √LC, एल और सी की वैल्यू को एडजस्ट करके मैं चुन सकता हूँ कि किस फ्रीक्वेंसी का आउटपुट सबसे ज्यादा मेरे को मिले। ठीक है, तो वो वाली फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी आएगी। अब देखो ध्यान दो बच्चों के एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए तो आउटपुट आपको मैक्सिमम मिल रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि इसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसीज है ना, इन फ्रीक्वेंसीज पर आउटपुट मेरे को शार्पली डिक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए, है ना। एज वी डिक्रीज और इंक्रीज frequency of voltage source from resonant frequency of a given RLC circuit, the power output must drop sharp, must get drop sharply, ड्रॉप होना चाहिए, तभी हमें जो है वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि क्या है, जैसे मान लो 98.7 मेगाहर्ट्ज वाली रेडियो की फ्रीक्वेंसी है जो आपके आरएलसी सर्किट की प्रेजेंटली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो आपको 98.7 का पावर आउटपुट सबसे ज्यादा मिलेगा, उसकी आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देगी। लेकिन अगर मान लो इसका मतलब, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये भी होना चाहिए ना कि जो उसके बगल वाली अगल बगल वाली फ्रीक्वेंसीज हैं उससे थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा उसका पावर आउटपुट लो भी मिलना चाहिए मेरे को। उनका भी पावर आउटपुट अगर मेरे को मैक्सिमम नहीं मिला लेकिन कंसिडरेबली हाई मिला तो क्या होगा, तो मेरे को मजा नहीं आएगा सुनने में। 98.7 भी सुनाई देगा और हल्का बहुत आसपास वाली फ्रीक्वेंसी की भी आवाज सुनाई देती रहे। तो तुम एक मेरे को एक बात बताओ कि जैसे ये वाला ग्राफ ज्यादा अच्छा रहेगा या इस तरह का ग्राफ ज्यादा अच्छा रहेगा? दिस इज लेट्स से ग्राफ वन, दिस इज ग्राफ। तो कौन से ग्राफ में जो है मेरा फ्रीक्वेंसी का जो सिलेक्शन है वो बेटर हो पाए, ग्राफ वन और ग्राफ टू? विच ऑफ द टू ग्राफ्स इज बेटर
with regards to the quality of resonance? Graph 2. Graph 2. Why? क्यों ग्राफ 2 बेटर क्यों है बच्चों? शार्प डिक्रीजिंग हो रहा है आजू बाजू, शार्प डिक्रीज हो रहा है ना? जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पावर है वो ज्यादा है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चले, देखो पावर आउटपुट जो है वो तेजी से कम हो गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये नैरो रहेगा ना ग्राफ, उतना ही अच्छा रेजोनेंस होगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। या हम ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि हम एक फैक्टर डिफाइन करते हैं, क्वालिटी फैक्टर। वो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्यू सिंबल से उसको डिनोट करते हैं, और इट इज गिवन बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f1 माइनस, फिर f1 माइनस f2 क्या है? डिफरेंस इन हाफ पावर। डिफरेंस इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। आधी पावर कितनी फ्रीक्वेंसी पे हो रही है, उनका डिफरेंस मेरे को ले। तो ये वाला जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जिसमें कम होगा, वो ग्राफ ज्यादा नैरो होगा। ऐसा ग्राफ अगर बन रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे कहीं पे हाफ पावर आ रही है, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज जो है वो आसपास। मतलब देखो इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या हो रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, किसी एक फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, उस पे तो मैक्सिमम पावर आउटपुट मिल ही रहा है अपने को। और इससे जैसे ही थोड़ा सा ही आगे या थोड़ा सा पीछे गए, पावर सीधे आधी हो गई। और आधी पावर ड्रॉप हो गई मतलब कंसिडरेबली अमाउंट से ड्रॉप हो गई है। अब अपने को उन आसपास वाली फ्रीक्वेंसी का आवाज ज्यादा सुनाई नहीं देगा। तो ये f1 माइनस f2 जितना कम होगा, उतना ही क्वालिटी फैक्टर ज्यादा। लोअर द वैल्यू ऑफ f1 माइनस f2, हायर will be the quality factor, and better will be the quality of response. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो क्या थी बेटे? अच्छा, इसको हम ओमेगा आर अपॉन ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ऐसा भी लिख सकते हैं। ओमेगा आर अपॉन मॉड ऑफ f1 माइनस। ओमेगा आर क्या होता है? 1/√LC। और ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू क्या है बेटे? देखो जरा पिछले पेज पे जाओ, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये अंडर रूट वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। 2LC LCM आ गया। ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का मॉड अगर अपन लिखें तो वो क्या हो जाएगा? 2RL डिवाइडेड बाय 2LC। तो L से L कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू R/C ऐसा आ रहा है।
अरे यार, ये मैंने कैलकुलेशन इसका गलत कर दिया भाइयों, तुमने बताया नहीं। हमने उल्टा लिख दिया। 1/ωc माइनस ωL ऐसा होना चाहिए ये। तो क्या होगा? इधर आएगा 1/ωc और इधर आएगा कितना? भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc होता है ना। 1/ωc माइनस ओमेगा लिक्विड। हमारे पास क्या बनेगा? 1 - ω² LC इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू RC। तो ये क्या बनेगा? ω² इंटू LC प्लस माइनस ओमेगा इंटू RC -1 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा की क्या वैल्यू मिलेगी? -V प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ p² -4AC डिवाइडेड बाई 2A। तो ओमेगा हो जाएगा माइनस प्लस RC प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ R²C² प्लस 4LC डिवाइडेड बाई 2LC। अब इसमें से हमें क्या करना है बच्चों? जो नेगेटिव वाली ओमेगा है उनको रिजेक्ट करना है, पॉजिटिव वाली ओमेगा को एक्सेप्ट करना है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा भाई? तो वो ω1 ω2 की दो वैल्यूज जो आएंगी अपने पास, वो क्या क्या आएंगी? पॉजिटिव वाली ओमेगा ले लेते हैं। ω1 वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट R²C² प्लस 4LC प्लस RC डिवाइडेड बाय 2LC। और ω2 आ जाएगा अंडर रूट R²C² प्लस 4LC माइनस RC डिवाइडेड बाय 2LC। और यहाँ से आप अगर ω1 माइनस ω2 का मॉड निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2LC तो LCM आ जाएगा। RC माइनस माइनस RC तो ये 2RC आएगा। ये C से C कैंसिल होगा तो ये वैल्यू आएगी R/L। ऐसा हो। तो यहाँ पर इसको आप या तो ऐसे भी याद रख सकते हो, इसकी वैल्यू ना पुट करो, 1/√LC की वैल्यू ना पुट करो, इसको लिख दो ओमेगा रेजोनेंस डिवाइडेड बाय R/L। या क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा ओमेगा रेजोनेंस L/R। ओमेगा रेजोनेंस L/R। अब इसमें ध्यान दो क्या होता है कि एज R डिक्रीजेस क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज।
जैसे जैसे सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता जाता है क्वालिटी फैक्टर सर्किट का बढ़ता चला जाता है, और जब आर जीरो को अप्रोच करेगा तो क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ग्राफ ऐसा मिल जाता है। कैसा? आर इक्वल टू जीरो पे ग्राफ ऐसा। और जाहिर सी बात है आर जीरो को अप्रोच करेगा तो पावर आउटपुट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच, ऐसा ग्राफ हमको। तो ये हमें क्वालिटी फैक्टर के बारे में याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ओमेगा आर एल बाई आर क्वालिटी फैक्टर। चाहो तो ओमेगा आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो तुम 1/√LC। तो पूरे आर एल सी के टर्म्स में अगर फॉर्मूला याद रखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 1/R √L बाई 1/R √L बाई 1/R √L बाई। This is the quality factor of। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी? ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म, देखो बेटे क्या है कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन is a major concern। देखो लोगों ने, जब बिजली का आविष्कार हुआ और लोगों ने सोचा कि भैया ठीक है, हम ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पावर स्टेशन तो किसी एक जगह पे होगा, है ना? जहां पर वो हाइडल पावर स्टेशन होगा या थर्मल पावर स्टेशन होगा। और वो पावर स्टेशन से क्या है, वो पावर स्टेशन से गांव गांव शहर शहर में बिजली सप्लाई होगी। And which those cities and those towns may be situated at very large distance from the power station। और डिस्टेंस ज्यादा होगी तो बिजली की ट्रांसमिशन के लिए अ, जो वायर लगेंगे उन वायर की लेंथ भी ज्यादा होगी। और लेंथ ज्यादा होगी तो उन वायर्स का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो पावर लॉस भी ज्यादा होगा, राइट? इतना पावर लॉस तो, और तुम ऐसे सोचो कि कई 100 किलोमीटर मेरे को पावर का ट्रांसमिशन करना है,
तो इतने लंबे वायर्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हम बेसिकली भाई अपन ने बहुत सारी पावर जनरेट करी, और वो पावर जो है वो रास्ते में तारों को गर्म करने में ही खर्च हो गई, तो अल्टीमेटली हमारी एफिशिएंसी बहुत लो आएगी, है ना। उसको एफिशिएंसी को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करी जाती है कि यार जितना हम एफर्ट कर रहे हैं, जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, उसका हमें आउटपुट अच्छा मिले। अब बात क्या है कि लोगों ने कहा कि यार देखो ऐसा है कि जब आप ट्रांसमिशन कर रहे हो ना, तो करंट कम होना चाहिए ना। इट इज बेटर टू ट्रांसमिट टू मिनिमाइज लॉस ऑफ पावर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। It is better to transmit at low current। लोगों ने कहा साहब करंट कम रखो तो क्या होगा, ट्रांसमिशन में लॉस कम होगा, आई स्क्वायर आर होता है पावर लॉस, पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टर। तो करंट कम से कम रखो तो पावर भी, लॉस भी कम हो। अब लोगों ने कहा यार करंट कैसे कम रखें भैया, पावर तो मुझे फिक्स अमाउंट की ट्रांसफर करनी है। जब पावर फिक्स अमाउंट की ट्रांसफर करनी है तो करंट कैसे कम रख दूं मैं। तो लोगों ने ये सोचा कि साहब ऑल्टरनेटिंग करंट इज a मेथड which can be converted into low current and high voltage, and still we can keep the power carried by it as constant। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम क्या कर सकते हैं, पावर कांस्टेंट रखते हुए लो करंट और हाई वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। And the man who invented this alternating current was Nikola Tesla। Nikola Tesla and Thomas Alva Edison। ये कॉन्टेम्पररी साइंटिस्ट हुआ करते, ये कॉन्टेम्पररी साइंटिस्ट हुआ, और इनका तो बारे में अपन जानते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमस एडिसन। निकोला टेस्ला उतना पॉपुलर नहीं है।
लेकिन कुछ लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फील्ड में निकोला टेस्ला ने बहुत काम। थॉमस एडिसन फाउंडेड अ कंपनी बाय द नेम ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक। तो उसको तुम ऐसा जीई नाम से जिसको, और अभी तो खैर जीई फाइनेंस, जीई एयरलाइन सब है, लेकिन ओरिजिनली इट वाज एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अच्छा, निकोला टेस्ला ने टेस्ला मोटर्स फाउंड नहीं करी। कुछ लोग सोचते हैं भाई टेस्ला मोटर्स वाज फाउंडेड बाय निकोला टेस्ला। ऐसा उसका निकोला टेस्ला ने कुछ नहीं किया था। निकोला टेस्ला थोड़ा सा फ्री इकोनॉमी टाइप का था। वो कहता था भैया फ्री में कर दो काम, पूरा काम फ्री में कर दो सबके लिए। तो ध्यान दो कि उसने ऑल्टरनेटिंग करंट इन्वेंट किया एंड ही डिड नॉट फाइल ए पेटेंट ऑन इट। उसने इसका पेटेंट एक्वायर नहीं किया है। पेटेंट किया भी होगा तो उसने उसको मतलब फ्री कर दिया, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ कर दिया। उसने कहा कि भाई आप तो यूज करो इसको, मैन काइंड की हेल्प हो जाए उसके लिए क्या है, यू मेक इट फ्री। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के आविष्कार होने की वजह से ही ये लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो पाया। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो क्या होता है, जो डिवाइस हमें हेल्प करती है ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? एक गिवन एसी सर्किट, एसी सिग्नल को हमारी मर्जी के अनुसार पावर सेम रखते हुए हाई करंट लो वोल्टेज, या कभी जरूरत पड़ने पर लो करंट हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which can convert an AC signal into low current high voltage or high current low voltage as per the requirement. Transformer is a device which can convert an AC signal into low current high voltage or high current low voltage as per the requirement, keeping the power। देखो पावर बेसिकली V इंटू आई तो होता है, ठीक है। तो वोल्टेज कम करोगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा। तो ये तो यहाँ से अपन देख ही सकते हैं। लेकिन ये वोल्टेज बढ़ा के करंट कम करना और करंट बढ़ा करके वोल्टेज बढ़ाना, ये कैसे कर सकते हैं अपन? ये ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। देखो क्या होता है ट्रांसफार्मर में,
ट्रांसफॉर्मर में हम लेते हैं एक मैग्नेटिक कोर, एक मैग्नेटिक कोर लेते हैं और उस पर क्या होता है बेटे, हम कॉपर वायर की वाइंडिंग्स कर देते हैं। ये जो कोर होता है ना, दिस इज मैग्नेटिक, जनरली सॉफ्ट आयरन का ये, सॉफ्ट आयरन मतलब कोई भी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। और कैसा होना चाहिए, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। बट हाई ससेप्टिबिलिटी एंड हाई रिलेटिव परमेबिलिटी। ये दोनों तो अपने आप हो ही जाएंगे, एक कर दो तो दूसरा तो हो ही जाएगा। म्यू आर और एक्स। ये तो कॉपर वायर, कॉपर कॉइल, एक इनपुट कॉपर कॉइल है उसको प्राइमरी कॉइल भी बोलते हैं, और एक आउटपुट कॉपर कॉइल है उसको सेकेंडरी कॉइल भी। इधर मैं लगाऊंगा मेरा कोई भी इनपुट, इनपुट ईएमएफ, और इधर मेरे पास रहेगा क्या, आउटपुट। इधर इनपुट ईएमएफ रहेगा, इधर आउटपुट ईएमएफ। यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्न्स को कंट्रोल कर सकते, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एनपी और एनएस डिनोट करते हैं। एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एनएस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई इनपुट ईएमएफ सप्लाई करता हूँ, वो इनपुट ईएमएफ क्या करेगा, इस कॉइल में इनपुट एसी ईएमएफ will generate an alternating current in primary coil, है ना। करंट टाइम के साथ वेरी करने लगे, एंड विच विल लीड टू जनरेशन ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड
in the magnetic core as well as in the secondary core. और देखो इसका हाई रिलेटिव परमेबिलिटी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का क्या काम होता है बेटे, कि वैसे तो अगर मैं एक कोई जनरल कॉइल ले लूं तो वो कॉइल जो ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है वो उसकी फील्ड लाइंस ऐसे स्प्रेड होती जाती, राइट, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो ये फील्ड लाइंस को अपने अंदर ही कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता। तो क्या होगा, फील्ड लाइंस ऐसे ही ट्रेवल करेंगे। ये फेरोमैग्नेटिक कोर का क्या फायदा होता है बेटे, इट concentrates these magnetic field lines very sharply, or it allows for maximum linkage of flux between primary and secondary coils. The ferromagnetic magnetic core of transformer leads to maximum linkage of flux between primary and secondary. जो भी फ्लक्स ये प्राइमरी कॉइल जनरेट कर रही है उसका मैक्सिमम अमाउंट किस में से पास हो पा रहा है बेटे, सेकेंडरी कॉइल में से उसका मैक्सिमम अमाउंट पास हो पाता है। और ये फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट इन प्राइमरी कॉइल पे। और करंट इन प्राइमरी कॉइल क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू टाइम वेरिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल, a time varying flux will be present in the secondary coil, and hence an EMF will get induced in the secondary coil as well. ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट है। EMF इंड्यूस्ड इनटू जो होगा वो वन में करंट के चेंज की वजह से इंड्यूस हो रहा। अब ध्यान दो कि देखो जितनी फीड लाइंस प्राइमरी कॉइल से पास हो रही, फीड लाइंस थ्रू
primary coil is same as field lines through secondary coil. ठीक है, लेकिन प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एनपी, राइट? तो फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल को क्या मैं लिख सकता हूं? एनपी मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट किस बात को अकाउंट में ले रहा है कि, तो बेसिकली फ्लक्स पर यूनिट कॉइल जो होगा ये दोनों से सेम हो। हम क्या बोल सकते हैं? दैट मीन्स फ्लक्स पर यूनिट टर्न, फ्लक्स पर यूनिट टर्न थ्रू प्राइमरी कॉइल will be same as flux per unit turn through secondary coil, क्योंकि फील्ड लाइंस दोनों में से बराबर बराबर पास हो रही है। तो प्राइमरी कॉइल में से फ्लक्स, टोटल फ्लक्स F5P अगर मैं कहूँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये किसके बराबर होना चाहिए? फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू प्राइमरी डिवाइडेड बाय फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी का रेशो कितना हो जाएगा? NP बाई NS। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? फ्लक्स थ्रू प्राइमरी अपॉन फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी का रेशो कितना हो जाएगा? NP बाई NS। ऑल्सो EMF induced in primary is minus d5P by dt, and EMF induced in secondary is minus d5S by। तो यहां से EMF induced in primary अपॉन EMF induced in secondary को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? दिस विल बी सेम एज NP बाई NS। भाई आपको कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख लो, 5P इज इक्वल टू NP बाई NS इंटू 5S, और इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस d5P बाई dt is NP by NS into d minus of d5S by माइनस d5P by dt क्या हो गया? EP is equal to NP by NS into ES। तो NP by EP by ES का क्या रेशियो आ जाएगा? EP by ES का रेशियो आ जाएगा NP by ES। EP by ES का क्या रेशियो आ जाएगा? NP by ES। EP by ES is equal to NP by ठीक है बच्चों।
और पावर को हम क्या लिखेंगे, E इंटू आई। पावर को क्या लिखेंगे, E इंटू आई। तो अगर हम ये अज्यूम करें, assuming no loss of power takes place between primary and secondary coil, तो हम क्या लिख सकते हैं, EMF of primary into current in the primary is equal to EMF of secondary into current in the secondary coil. That means EP upon ES ये किसके बराबर होगा, IS अपॉन IP। और EP अपॉन ES किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो ये करंट इन सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी का रेशो। हम ऐसा लिख सकते हैं, EP अपॉन ES is equal to NP upon NS is equal to IS upon I। अब देखो क्या होगा, if number of turns in second is greater than number of turns in primary, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा हुए तो क्या होगा, EMF induced in secondary will be greater than EMF induced in primary। सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस होगा वो प्राइमरी से ज्यादा होगा, which implies current through secondary will be less than current। मतलब बेसिकली हमने क्या कर दिया, दैट इज we have converted a given AC signal into high voltage and low current signal। और इस ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या ज्यादा हो प्राइमरी के तुलना में। और अगर उल्टा हुआ, NS लेस देन NP हुआ तो क्या होगा, सेकेंडरी का EMF जो होगा वो प्राइमरी से कम होगा। इसका मतलब सेकेंडरी का जो करंट होगा वो प्राइमरी से ज्यादा होगा। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, गिवन AC सिग्नल has been transformed into given AC signal has been transformed into low voltage and high current। इसको बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये काम किसका होता है बेटे,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये काम होता है। अब देखो, जैसे मान लो सीधी सी बात है कि भाई हम किसी भी एक ट्रांसमिशन का जो सिस्टम होगा ना, उसमें दो ट्रांसफार्मर की जरूरत होगी। यू नीड टू ट्रांसफार्मर एट पावर स्टेशन। बिफोर ट्रांसमिटिंग पावर टू डिस्टेंट टाउन और cities or at power before transmitting power to distant towns or cities, a step up transformer is used. Which converts the generated power into a high voltage and low current signal. हाई वोल्टेज लो करंट सिग्नल में वो कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसमिशन करने से पहले पावर स्टेशन पर कुछ इस तरह का कॉइल्स लगा हुआ है। ठीक है, प्राइमरी ये, सेकेंडरी। फिर उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस तक आपने बिजली को ट्रांसमिट किया, और फिर जब हम किसी टाउन में जो हमारा जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, जब वो इसको रिसीव करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेगा। क्योंकि भाई घरों में तो आपने लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है ना कि आप 220 वोल्ट पे सप्लाई करोगे। आप ऐसा समझो कि 440 वोल्ट पे आपने बिजली जनरेट करी, तो ट्रांसमिट करने से पहले आप इसको क्या करोगे, आपने मान लो 440, आपने 20 किलो वोल्ट के सिग्नल पे इसको ट्रांसफर कर, स्टेप अप कर, तो करंट कम हो जाएगा। फिर उस कम करंट को आपने धीमे धीमे इधर से ट्रांसफर कर दिया ताकि लॉस आपका कम हो। अब अभी यहाँ पर जो पावर रिसीव हुई है वो तो 420 किलो वोल्ट पे पावर रिसीव हुई। इस 20 किलो वोल्ट को थोड़ी घरों में भेज सकते हैं अपन, घर में जो अप्लायंसेस हैं वो सबके सब डैमेज हो जाएंगे। तो उसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप था, और अब जब ये शहर में पहुंच गई है, ज्यादातर दूरी आपने तय कर ली है, अब तो बस 2-5 किलोमीटर के सर्कल में आपको पावर भेजनी है, तो अब आप क्या यूज करोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफर, जो कि घरों में यूज होने लायक 220 वोल्ट के सिग्नल में इसको कन्वर्ट कर दे, जैसा सरकार ने आपसे वादा किया हुआ है, या जो भी बिजली विभाग, जो भी रिलायंस की बिजली आ रही है तो रिलायंस वो ऐसा करे। ठीक है बेटे। अब इसमें देखो क्या होता है कि आइडियल कंडीशन में तो हम मानते हैं कि इस डब ये हमारा ट्रांसफार्मर, दिस इज वन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर
के अंदर भी लॉस होते हैं। देखो हालांकि अभी तक जो अपन ने कैलकुलेशन करी है उसमें ट्रांसफार्मर में लॉस को अपन ने नहीं लिखा है ना। हालांकि लॉसेस जो है वो इस ट्रांसफार्मर में भी हो सकते हैं, हाँ, लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली दो तरह के लॉस को मेजरली अपन पढ़ते हैं, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। कॉपर लॉस में तो एक ही टाइप का लॉस होता है, कौन सा? हीट जनरेटेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी coils due to their resistance. आयरन लॉस में कौन कौन सा होता है ना? some flux leakage between primary and secondary coils। भाई ऐसा हो रहा हो कि प्राइमरी की सारी फीड लाइन सेकेंडरी से पास ना हो रही। दूसरा जो लॉस होता है वो होता है ड्यू टू एडी करंट generated in the core of the transformer। भाई देखो क्या होगा, आप बोल रहे हो कि ये जो प्राइमरी कॉइल है ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस कोर के मटेरियल में से भी तो पास हो रहा होगा ना बेटा। ये कोर का अपना कोई एक क्रॉस सेक्शन है, ये भी तो मैग्नेट है, ये भी तो कंडक्टिंग है, इसमें से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो क्या होगा, इसमें छोटे छोटे लूप्स में करंट फ्लो करने लग जाता है। जैसे ये मैंने एक मैग्नेटिक कोर का क्रॉस सेक्शन दिखाया है, तो इसमें से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ वेरी करेगा तो यहाँ पर छोटे छोटे लूप्स में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। वो छोटे छोटे लूप्स में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, इसमें हीट जनरेट होती है। और वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो जो ये प्राइमरी को जो एनर्जी अपन ने सप्लाई करी उसी से ये पूरी की पूरी एनर्जी आ रही है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में पूरी 100% पावर का ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली उसको एज ए लॉस की तरह काउंट करेंगे। दिस इज अनवांटेड, इसकी कोई हमें मतलब जरूरत नहीं है, अपन थोड़ी चाहते हैं कि कोर गर्म हो जाए भैया, ठीक है। तो इस तरह के करंट को बोलते हैं एडी करंट। तो एडी करंट्स की वजह से लॉस होता है, उसको भी आयरन लॉस में ही गिना जाता है, क्योंकि देखो ये सारे के सारे लॉस जो है वो मैग्नेटिक कोर में हो रहे हैं या उसकी वजह से हो रहे हैं। तीसरा तरह का जो लॉस होता है मैग्नेटिक कोर की वजह से वो होता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस में अपन ने पढ़ा था कि भाई क्या होता है, ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर है ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता रहेगा, क्योंकि करंट बढ़ा तो वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एनआई के हिसाब से मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ी तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ा। फिर उसके बाद करंट कम हुआ तो फिर से ये कम हुई, लेकिन सेम पाथ फॉलो नहीं किया, कोई और पाथ फॉलो किया। फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन वाला करंट कम हुआ तो फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज होकर के फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज। तो इस प्रकार का ये पूरा सिलसिला चलता रहता। तो ये मैग्नेटाइजेशन वर्सेस
मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक इंटेंसिटी का इस तरह का ग्राफ है ना। तो ड्यूरिंग कंटिन्यूअस साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ड्यूरिंग कंटिन्यूअस साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होता है बेटे, इसमें क्या होता है, वो मूवमेंट ऑफ इंटरनल मैग्नेटिक डाइपोल्स इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, है ना। तो उस डाइपोल के मूवमेंट में एनर्जी का लॉस होता है। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर, the loss of energy takes place. It is called as hysteresis. और इस हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ही क्या करते हैं, to minimize hysteresis loss, हम लो रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी का मटेरियल यूज करते हैं। देखो हम थोड़ी इसको परमानेंटली मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं भाई फटाफट मैग्नेटाइज हो जाए, फटाफट डीमैग्नेटाइज हो जाए, ये ग्राफ पतले से पतला बने, क्योंकि जितना पतला ये ग्राफ बनेगा इस ग्राफ के एरिया के प्रोपोर्शनल ही हीट जनरेटेड होता है, पतले से पतला चाहता है, ताकि इसको मिनिमाइज करने के लिए अपन ऐसा करें, ठीक है। एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए अपन इसका जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं ना, वो ब्रोकन स्ट्रक्चर इसका यूज करता है। तुमने देखा होगा कि रियल लाइफ का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऐसी शीट्स होती हैं और वो बहुत एक पतले से इधर मटेरियल से आपस में कनेक्टेड होती है, बस ऐसा। और फिर यहाँ पर फिर एक और फैंस होते हैं उसके अंदर इस तरह के, राइट। वो फैंस होते हैं, वो फैंस इस तरह से कनेक्टेड, ये इस तरह का डिजाइन इसका होता है। तो ये क्योंकि यहाँ से बीच से अपन इसको काट देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एडी करंट्स उतना ज्यादा जनरेट होने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। तुमने कंडक्टिंग पाथ को कट डाउन कर दिया ना, सम पॉसिबल कंडक्टिंग पाथ्स हैव बीन कट डाउन, तो उसकी वजह से क्या होता है, एडी करंट्स का लॉस जो होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं, बाकी हम अगली क्लास में, इसका थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, कुछ एक किसके क्वेश्चंस करेंगे ट्रांसफार्मर के, अगली क्लास में उनको अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। हाँ सर। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। सर बोलो। सर आपने वो फ्लक्स का लॉस होता है वो बोला, वो कैसे होता है वो मेरे को समझ। वो फ्लक्स का लॉस कैसे होता है, वही जो देखो कुछ स्पिल हो जाता है ना, जैसे हम तो मान रहे हैं कि आ, हम तो मान रहे हैं कि जैसे ये एक कॉइल से दूसरे कॉइल में सारी की सारी फील्ड लाइंस चली गई, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि इसने कोई फील्ड लाइंस जनरेट करी और वो कुछ फील्ड लाइन इधर से ना जाकर के ऐसे बाहर निकल गई, इसके साथ पूरी तरह से लिंक नहीं हो पाई, या ऐसे जाकर के वो ऐसे स्प्रेड हो गई बाहर। तो ये सब जो है ये फ्लक्स लीकेज ही हुआ ना एक तरीके से, दिस विल बी कॉल्ड एज फ्लक्स लीकेज। आइडियल सिनेरियो में तो हम चाहेंगे कि क्या हो, सारी की सारी फील्ड लाइंस ही इनमें पूरी तरह से लिंक हो जाए, ठीक है। जो क्लोज लाइन तो इसको बना रहा है, लेकिन ये ऐसे आकर के यों ऐसे लिंक, हाँ सर समझा।
ठीक है, लेकिन क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर आप यूज करते हो ना, तो उसका रिलेटिव परमेबिलिटी इतना ज्यादा होता है, वो फील्ड लाइंस को इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देता है अपने अंदर कि ये वाला लॉस जनरली बहुत ही कम होता है. इट इज नेग्लिजिबल फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ये बात समझ में आती है बेटे? इसीलिए फेरोमैग्नेटिक कोर को यूज करते हैं. हाँ ठीक है. सर. ओके. ठीक है बेटे. हाँ, फिर अगली क्लास में